अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दानिश ताज और आज हम अपना पाकिस्तान अफेयर का नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर है ब्रिटिश रूल के बारे में कि ब्रिटिश रूल के अंडर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई। उसमें स्पेसिफ़िकली हमारा टाइटल ऑफ द टॉपिक है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड शिमला डेपुटेशन 1906। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इसका शॉर्ट फॉर्म है AIML। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान मूवमेंट में बहुत बड़ा एक किरदार था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। कायद आज़म भी जिसका हिस्सा थे, बल्कि जिसके हेड थे, उनके अंडर इस पॉलिटिकल पार्टी ने वर्क किया और पाकिस्तान बनने की तरफ इकदाम किए। तो शिमला डेपुटेशन है हमारा आज का टॉपिक। 1906 में ये हुआ। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गई। जब पार्टीशन हुई तो हिंदूज़ ने उसकी मुखालफत की। जब मुखालफत की, हिंदूज़ का एक पॉलिटिकल फोरम था नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल फोरम था। उसके थ्रू उन्होंने मुखालफत की पार्टीशन ऑफ बंगाल की, जिसका नुकसान हुआ मुसलमानों को, और वो पार्टीशन रिवर्स होगी इन 1911 में। ठीक है। सो टुडे वी आर स्टडीइंग शिमला डेपुटेशन। तो इस दौरान ही जब हिंदू मुखालफत कर रहे थे तो मुसलमानों ने सोचा कि क्यों ना हमें भी कुछ इकदाम करने चाहिए अपनी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है। सो सर लॉयड जॉर्ज वाज द PM ऑफ UK at that very time in 1906. Sir Lloyd George was the PM of UK and he discussed about giving rights to the locals in India. उन्होंने यहाँ के लोकल लोगों को पॉलिटिकल राइट्स देने के बारे में बोला अपने वाइसराय को। ठीक है। तो इट मीन्स ही हैज़ अ बेंट ऑफ माइंड टुवर्ड्स द प्रोविजन ऑफ द राइट्स टू द लोकल पॉलिटिकल राइट्स। सो इसी दौरान सर आगा खान मीटिंग करते हैं वाइसराय से। यहाँ के जो वाइसराय थे हमारे इंडो पाक के, उनसे मिलते हैं कौन? सर आगा खान। उनकी मीटिंग होती है और इस मीटिंग का जो नाम है वो शिमला डेपुटेशन। सर आगा खान के अंडर एक पूरा एक पार्टी जाती है। आप कह सकते हैं कि पूरी एक काबीना जाती है, कैबिनेट बोलने, या एक नुमाइंदगान पहुंचते हैं सर आगा खान की सदारत के नीचे शिमला डेपुटेशन में वाइसराय से मिलने के लिए। इसमें क्या क्या डिमांड्स होती हैं मुसलमानों की वाइसराय से, वो डिमांड्स समझने के काबिल हैं। यही आती हैं आपके पेपर में। डिमांड्स क्या हैं? सेपरेट इलेक्टोरेट हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि मुसलमानों के अलग इलेक्टोरेट हो, मतलब कैंडिडेट भी मुस्लिम हो और वोट देने वाले भी मुसलमान हो। कैंडिडेट एंड वोटर्स बोथ शुड बी मुस्लिम्स। नो हिंदू शुड बी अलाउड टू वोट फॉर अ मुस्लिम। समझ आ रही है? एक मुसलमान जो इलेक्शन में खड़ा होगा उसका वोटर भी मुसलमान होगा। अगर हिंदू वोटर होगा मुसलमान का तो इस तरह उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो डाइल्यूट हो सकती है, प्योर नहीं रह सकती। ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट इनकी एक डिमांड थी। सेकंड, 1/3 रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स। इंडिया की जो नुमाइंदगान की जो असम्बली थी उसमें 1/3 रिप्रेजेंटेशन मांगी इन्होंने कि हम इतने हैं तादाद में कि हमें 1/3 रिप्रेजेंटेशन दी जाए। हिंदूज बेशक तादाद में ज़्यादा थे लेकिन मुसलमान भी कम नहीं थे, करोड़ों की तादाद में थे। तो इनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी। अब होता क्या था? डर ये था कि मुसलमान अगर वोट्स में खड़े होंगे, इलेक्शन में खड़े होंगे, और उनको हिंदू भी अगर वोट्स देंगे तो हिंदू अक्सरियती इलाकों में तो मुसलमान कभी जीत ही नहीं सकते, और जो मुस्लिम अक्सरियत इलाके हैं उनमें भी अगर कुछ मुसलमान के मुकाबले में खड़ा होगा और हिंदू भी वोट देगा तो फिर वो जो मुसलमान जीतेगा उसकी जो लॉयल्टी पे शक हो सकता था। ठीक है। 1/3 रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम मांगी। जॉब कोटा, हमें जॉब कोटा दिया जाए ताकि हम ग्रो कर सके, हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो फाइनेंशियली, ताकि हमारे लोग स्ट्रॉन्ग हों। जॉब कोटा मांगा। MAO कॉलेज मोहम्मदन
एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो अलीगढ़ कॉलेज जो है उसको यूनिवर्सिटी बनाने का उन्होंने इकदाम चाहा वाइसराय से। इनकी डिमांड थी कि इसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये 4 इनकी डिमांड्स थी सिमिलर डेपुटेशन की। अब देखते हैं इन पर अमल कैसे होता है या फ्यूचर टर्न अराउंड कैसे होता है। ओके जी, हमारी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है सेम टॉपिक में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। हमने प्रीवियसली देखा था अभी सिमिलर डेपुटेशन में हमारी क्या क्या मुतालबात थे, उसकी बुनियाद पर उसी दौरान उसी टेन्योर के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना दी गई 1906 में। ठीक है जी। इसके क्या क्या मकासद थे, वो 4 बड़े मकासद थे जो कि हमने लिखे हुए हैं। नंबर 1, टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ मुस्लिम्स, क्योंकि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस वो मुसलमानों के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी, वो स्पेसिफिकली दे वर प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ हिंदूज ऑफ सब कॉन्टिनेंट। सो मुस्लिम्स फेल्ट अ नीड ऑफ मेकिंग देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये वो वाली मुस्लिम लीग नहीं है जो कि आज मुस्लिम लीग नून काफ चल रही हैं, ये पाकिस्तान से पहले वाली ओरिजिनल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी। सेकंड, टू इंश्योर बेटर रिलेशनशिप विद हिंदूज, इट वाज आल्सो देयर सेकंड ऑब्जेक्टिव। जो हिंदूज़ के साथ क्लैशेस आ गए हैं, जो जगह जगह पर उनके इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं, उनको कम करना और बेटर रिलेशनशिप को बिल्ड करना इनका एक दूसरा एम था, दूसरा ऑब्जेक्टिव था। ठीक है जी। थर्ड, कॉर्डियल रिलेशनशिप विद ब्रिटिश। अब ब्रिटिश से मुस्लिम्स बहुत दूर आ चुके थे क्योंकि हिंदूज़ उनके क्लोज हो चुके थे। ठीक है जी। उन्होंने सारी जॉब, सारी अपॉर्चुनिटीज़, सारी फैसिलिटीज़ ग्रैब कर ली थी। अब मुसलमानों के पास ना इतनी एजुकेशन थी, ना ही इस तरह का शऊर था कि वो ब्रिटिशर्स के करीब आकर उनसे अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकें। अब इस चीज़ को आप रिलेट कर सकते हैं किसकी तालीमात के साथ? सर सैयद अहमद ख़ान की तालीमात के साथ। हम लेक्चर सीरीज़ ऑफ लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे रिफॉर्मर्स पर, जिनमें ऑब्वियसली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वुड बी सर सैयद अहमद ख़ान। तो उनका भी यही मोटो था कि ब्रिटिशर्स के साथ लॉयल्टी शो करें। ठीक है, और ओरिजिनली भी उनके साथ लॉयल हों। उनके ख़िलाफ़ भी बहुत सारे बयानिए आगे थे कि वो ब्रिटिशर्स के लॉयल हैं, मुसलमानों से दूर हैं, मगर वो बहस अलग। ये उनका भी एक बयानिया था जो कि 1906 में एक पार्टी बनती है उनके मरने के बहुत सालों बाद, और उसका ये मोटो होता है फॉररनर फॉर पाकिस्तान मूवमेंट। यही पार्टी है जिसके इक़दामात की बुनियाद पर पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में। ये आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा कि कैसे कैसे लोग इसमें शामिल होते रहे। सबसे बड़ा नाम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब इसमें शामिल हुए, फिर स्ट्रगल उन्होंने दिखाई, फिर 1937 के इंतखाबात, फिर उसके बाद 1946 के आए थे इंतखाबात, तो फिर जाकर पाकिस्तान आज़ाद हुआ। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी इंशाल्लाह। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।